सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एड्यू फोकस क्लासेस में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम आईएएस कोड 456 2000 आरसीसी की एक कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। हमने इस सीरीज को कवर कर लिया था अप टू पार्ट 8। तो आज हम इस सीरीज का कवर करेंगे पार्ट 9। ठीक है। तो हमने पार्ट 8 में कवर किया था सेक्शन 3 का जो हाफ पोर्शन था आईएएस कोड का, वो हमने कवर कर लिया था। तो जो हम आज कवर करेंगे पार्ट 9 में, वो होगा हमारा सेक्शन 3 और सेक्शन 4, दोनों आईएएस कोड का वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो हमारे आने वाले 3 पार्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ये सीरीज पार्ट 12 तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम पार्ट 12 तक जो हमारे 3 पार्ट बचेंगे, अब इसमें हमारे 2 ही सेक्शन बचेंगे, एक सेक्शन 5 और एक सेक्शन 6। सेक्शन 5 जो होगा वो हमारा लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर बेस होगा, और जो सेक्शन 6 होगा वो हमारा बेस होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर। ठीक है। तो पार्ट 12 तक हम ये टोटली कंप्लीट कर देंगे। तो आज है 28 जनवरी, तो 31 जनवरी तक हम पूरा आईएएस कोड कवर कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद 5 फरवरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि हम एसएससी जेई 2025 का फुल टेक्निकल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज पार्ट 9 में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। तो आज पार्ट 9 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा लैब सप्लाइसिस। ठीक है। तो आइए सबसे पहले लैब सप्लाइसिस के जो ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। लैब सप्लाइसिस shall not be used for bars larger than 36 mm। पहले मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ। जब हमारी बार्स लार्जर देन 36 mm होंगी, उस केस में हम लैब सप्लाइसिस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर लार्जर डायमीटर्स बार्स में बी वेल्डेड। अब बार्स अगर 36 mm से ज्यादा हुई, उस केस में हम बार्स को क्या करेंगे, वेल्डेड करेंगे। ठीक है। इन केसेस वेयर वेल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल। अब कुछ केस में जहां पर वेल्डिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, प्रैक्टिकेबल नहीं होगी वहां पर, तो उस केस में हम लैपिंग ऑफ बार्स लार्जर देन 36 mm में बी परमिटेड, इन विच केस एडिशनल स्पाइरल्स शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द लैब बार्स। ठीक है। ये मैं आपको पूरा पॉइंट एक बार फिर अच्छे से बताता हूँ। देखिए, लैब सप्लाइसिस को हम वहां यूज नहीं करेंगे जब हमारा बार्स का जो डाया होगा वो लार्जर देन 36 mm होगा। ठीक है। अब लार्जर डायमीटर के केस में हम बार्स में वेल्डेड करते हैं, और उस केस में अगर वेल्डिंग प्रैक्टिकेबल नहीं है, तब हम लैपिंग ऑफ बार्स लार्जर देन 36 mm परमिटेड करते हैं, अलाउ करते हैं। उस केस में हम इन विच केस एडिशनल स्पाइरल्स को भी इंक्लूड करते हैं। एडिशनल स्पाइरल्स शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द लैब बार्स। जो हमारे लैब बार्स होते हैं, उनके हम अराउंड एडिशनल स्पाइरल्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन तो काफी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। स्टेटमेंट आती है, लैब सप्लाइसिस शैल नॉट बी यूज फॉर बार्स लार्जर देन। ऑप्शन होते हैं 32 mm, 36 mm, 40 mm, 44 mm। इसका आंसर होगा 36 mm। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो 36 mm था ना, ये हमारा था आईएएस कोड का ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है। अब ये चेंज हो गया है, अमेंडमेंट हुई है, थर्ड अमेंडमेंट हुई थी, उसमें अब इसका वैल्यू होती है 32 mm। 32 mm मतलब कि अब ये था हमारा ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन ये मैंने आपको पहले ही नहीं लिख के बताया, इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि मैं आपको एट ए टाइम ही आपको बताना चाहता था कि इसमें क्या एडिट कर रहा है आपको, ओल्ड प्रोविजन। और अब ये है हमारा न्यू प्रोविजन के हिसाब से। न्यू प्रोविजन के हिसाब से ये थी हमारी थर्ड अमेंडमेंट हुई थी। थर्ड अमेंडमेंट ये भी लिख देता हूँ। आप बिल्कुल कॉपी में ऐसे ही उतारिए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसके हिसाब से ऐसे ही उतारिए। पहले स्टेटमेंट लिखिए और 36 mm के ऊपर एरो मार्क कीजिए, वहां लिखिए ये ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से है, और अब न्यू प्रोविजन के हिसाब से 32 mm आएगा। ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जब भी एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा कि लैब सप्लाइसिस शैल नॉट बी यूज फॉर बार्स लार्जर देन, उस केस में उसका आंसर होगा 32 mm। 36 mm आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब अमेंडमेंट हो चुकी है। अब इसका जो रियल आंसर है वो 32 mm है,
ना कि 36 mm। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से पॉइंट समझ आया होगा। और जो मैंने आपको अमेंडमेंट बताई है कि 36 mm अब इसका आंसर नहीं होता है, अब इसका आंसर होगा 32 mm। ठीक है, आई होप आप सबको ये पॉइंट अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट पढ़ता हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, लैब सप्लाइसिस शैल बी कंसिडर्ड एज स्टैगर्ड इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सप्लाइसिस इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स द लैब लेंथ कैलकुलेटेड। इसका मतलब है कि हम लैब सप्लाइसिस को कंसिडर करेंगे स्टैगर्ड अगर जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है सप्लाइसिस का वो कितने टाइम्स कम नहीं होता है, अगर वो लेस देन नहीं हुआ 1.3 टाइम्स द लैब लेंथ जो हमने कैलकुलेट की होगी। ठीक है, अगर वो लेस देन होता है देन इट्स ओके, तब ठीक है। अगर लेस देन नहीं होता है उस केस में हम लैब सप्लाइसिस को क्या कंसिडर करेंगे, उस केस में हम लैब सप्लाइसिस को कंसिडर करेंगे स्टैगर्ड। ठीक है, अब ये मैंने आपको दो पॉइंट बता दिए, एक ये पॉइंट बता दिया और एक ये पॉइंट। ये पॉइंट किसी एग्जाम में अभी तक आया नहीं है तो ये आप स्टार मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये स्टेटमेंट कैसे बन के आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए लिखा होगा लैब सप्लाइसिस shall be considered as staggered if the center to center distance of the splices is not less than, आगे ऑप्शन होंगे 1.3 टाइम्स द लैब लेंथ कैलकुलेटेड, 1.2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 1.7 टाइम्स। इसका आंसर होगा 1.3 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपको आराम से समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैप लेंथ। देखिए लैप लेंथ के जो कुछ ये फॉर्मूले हैं कि लैप लेंथ को हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्योंकि स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लैप लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स फॉर बार्स इन फ्लेक्सो टेंशन शैल बी। अब लैप लेंथ बतानी है जब हमारी बार्स किस पे होंगी, जब हमारी बार्स होंगी फ्लेक्सो टेंशन में। उस केस में लैप लेंथ निकालते हैं एल डी, ध्यान से देखिएगा, और 35 फाइव आपका डायमीटर की वैल्यू होगी, वो क्वेश्चन में मेंशन होगी। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर आएगा, जो भी ग्रेटर वैल्यू आएगी वो हम लैप लेंथ होगी जब बार्स हमारे फ्लेक्सो टेंशन में होंगे। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, अब एल डी क्या है, एल डी मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। ये है हमारी डेवलपमेंट लेंथ जिसका फॉर्मूला क्या था, फाइव सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए एल डी का हमने फॉर्मूला ये था, हमको क्वेश्चन में डाटा गिवन था, तो एल डी का हमने डाटा से निकाला 375 डेवलपमेंट लेंथ हमारी, और इससे हमने निकाली, हमको डायमीटर गिवन था, इससे मल्टीप्लाई करके हमने निकाला 300 mm। ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, 300 mm। अब पूछेंगे बताइए लैप लेंथ जब हमारी बार फ्लेक्सो टेंशन में है। तब मैंने अभी क्या लिखा है, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर कौन सी है 375 mm। मतलब कि जो हमारी लैप लेंथ है जब बार्स इन फ्लेक्सो टेंशन होगी उस केस में हमारा ये आंसर होगा 375 mm। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया, जो भी ग्रेटर वैल्यू आएगी इन दोनों में से वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे सीधा पूछ लेंगे बताइए लैप लेंथ व्हेन बार इन फ्लेक्सो टेंशन, उसका फॉर्मूला क्या है, तब उसका फॉर्मूला है एल डी और 35 विच एवर इज ग्रेटर। दूसरा मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी सेम है बिल्कुल, लैप लेंथ इंक्लूडिंग एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स फॉर बार्स इन ड्रैग टेंशन। अब उस केस में क्या था, हमारी बार्स थी फ्लेक्सो टेंशन में, अब हमारी बार्स किस किस के ऊपर है, वो है हमारा ड्रैग टेंशन। ठीक है, उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैं आपको याद करने का बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इधर भी एल डी लिखिए 35, ये ऊपर वाला फार्मूला था हमारा। अब हम ट्वाइस लगा देते हैं डेवलपमेंट लेंथ के साथ, तब ये फार्मूला बन जाएगा हमारा लैप लेंथ व्हेन बार्स इन डायरेक्ट टेंशन।
बस ऊपर वाले फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूले में एक ही चेंज हुआ है कि वहां पर डेवलपमेंट लेंथ के साथ कुछ नहीं था, यहाँ पर हमने ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ किया है। बाकी सब कुछ हमारा सेम ही आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू आएगी वो हम लैप लेंथ बोलेंगे जब हमारे बार्स डायरेक्ट टेंशन में होंगे। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैं जब ये स्लाइड वो पूरी हो जाएगी मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है लैप लेंथ फॉर बार्स इन कंप्रेशन। देखिए, अब ऊपर हमने दो पॉइंट्स पढ़े टेंशन के, एक था हमारा फ्लेक्सो टेंशन, एक था हमारा डायरेक्ट टेंशन। अब लैप लेंथ बताइए जब हमारी बार कंप्रेशन में है, उस केस में जो लैप लेंथ का फॉर्मूला होगा वो होगा एल डी डेवलपमेंट लेंथ और 24 फाई विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू आएगी वो लैप लेंथ का आंसर होगा व्हेन बार्स इन कंप्रेशन। ठीक है, ये है हमारा एल डी और ये है हमारा 24 व्हेन बार्स इन कंप्रेशन। ठीक है, अब मैं तीनों एक बार फिर से आपको रिपोर्ट रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जब लैप लेंथ हमारी बार्स होंगे, जब लैप लेंथ हमने निकालनी है जब हमारे बार्स फ्लेक्सो टेंशन में होंगे, उस केस में जो फॉर्मूला होगा एल डी और 35, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा। ठीक है, अब लैप लेंथ हमने निकालनी है जब हमारे बार्स डायरेक्ट टेंशन में होंगे, उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा ट्वाइस ऑफ एल डी और 35 विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, अब लैप लेंथ हमने निकालनी है जब बार्स कंप्रेशन में होंगे, तब फॉर्मूला होगा एल डी और 24 फाई विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, एक तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने ही रखने, जब मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको, जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स करेंगे आप अच्छे से, तो उसमें आपको ये फॉर्मूले आराम से खुद ना खुद याद होते चलेंगे जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते चलोगे। ठीक है, और ये जो मैंने रेड मार्क किया ना ये स्टेटमेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी ही करनी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो पहला जो टॉपिक था मैंने लैब सप्लाइसिस बताया, आपको आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया लैब लेंथ के बारे में, जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आई होप ये भी आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक हम देखेंगे वो होगा हमारा नॉमिनल कवर का। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा नॉमिनल कवर का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम नॉमिनल कवर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि नॉमिनल कवर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रिइंफोर्समेंट्स इंक्लूडिंग लिंक्स। ठीक है, इट इज द डायमेंशन यूज इन डिजाइन एंड इंडिकेटेड इन द ड्राइंग्स। इट शैल बी नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार। मतलब कि सबसे पहले तो हम यही पॉइंट देखते हैं कि जो नॉमिनल कवर होगा वो किससे लेस नहीं होना चाहिए, जो हमारा डायमीटर ऑफ बार्स है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने रेड मार्क किया ये क्यों किया है। ये एक स्टेट के एई एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सीधा डेफिनेशन पूछी थी कि बताइए द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रिइंफोर्समेंट्स इंक्लूडिंग लिंक्स इज कॉल्ड। ऑप्शन थे नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर, ऐसे थे। उसका आंसर था नॉमिनल कवर। तो यहाँ से लेके डिजाइन डेप्थ से लेके यहाँ तक ये पूरी एज इट इज डेफिनेशन पूछी थी। तो उन्होंने बोला था इसको क्या बोलेंगे, हम इस डेफिनेशन को क्या बोलेंगे, इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं नॉमिनल कवर। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और अब अगला देखिए एक डेफिनेशन और है, हम वो भी पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बार्स एंड बॉटम मोस्ट एज ऑफ द बीम इज कॉल्ड नॉमिनल कवर। जो हमारा डिस्टेंस होता है बॉटम ऑफ बार से लेके और बॉटम मोस्ट एज ऑफ बीम तक, उसको हम कहते हैं नॉमिनल कवर। आई होप ये दोनों डेफिनेशंस आपको थ्योरेटिकली अच्छे से पता लग गई होंगी। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है एज इट इज। आप एक हाइलाइटर ले लीजिए, जैसे जैसे जो मैंने रेड रेड मार्क किया हुआ ना, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने मार्किंग की होती है ना, ये एज इट इज जो पिछले एग्जाम में आए होते हैं, मैंने उसकी एनालिसिस करके की होती है कि कौन सी डेफिनेशन कैसे पूछी गई हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मेरा सेकंड पॉइंट। अब आपने एक चीज और लिखनी है कि नॉमिनल कवर इज आल्सो कॉल्ड क्लियर कवर। नॉमिनल कवर को हम क्लियर कवर भी बोलते हैं। ये तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर। अभी मैं तीनों आपको डायग्राम
के हिसाब से समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक थर्ड पॉइंट स्टार मार्क करके लिखना है कि नॉमिनल कवर को हम क्लियर कवर भी कहते हैं। नॉमिनल कवर इज आल्सो कॉल्ड क्लियर कवर, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम नॉमिनल कवर को देखते हैं डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर नॉमिनल कवर के लिए। देखिए ये थोड़ा मैं राइटिंग के लिए तो 1 मिनट में आपको सॉरी बोलूंगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी राइटिंग के लिए, लेकिन मैं आपको समझ जरूर आ जाएगी, इतना मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम एक सेक्शन ले लेते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही बनाइए, लेकिन आपको समझ जरूर आ जाएगा। देखिए सेक्शन ले लिया और हमने यहाँ पर एक सेंटर लाइन मार्क की, जिसको मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। पिछले ही लेक्चर में ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले जोन को बोलते हैं कंप्रेशन जोन, नीचे को बोलते हैं टेंशन जोन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम जो हम नॉमिनल कवर हमने जो पढ़ना है वो कैसे हो रिप्रेजेंट होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 नंबर ऑफ बार्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखना, हमने पढ़ना है नॉमिनल कवर। देखिए ये हमारी बॉटम है बार का, ये बार है, इसका बॉटम है ये नीचे वाला, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये हमारा क्या है, ये बॉटम मोस्ट एज है बीम का, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर, आप ये डायग्राम बना लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब मैं सीधा वो स्टेटमेंट में जाता हूँ वापस। ये देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ बार्स, ये जो हमारा बार है इसका बॉटम, एंड द बॉटम मोस्ट एज ऑफ बीम, ये बीम का बॉटम मोस्ट एज है, इट्स कॉल्ड नॉमिनल कवर। अब आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। अब नॉमिनल कवर को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर भी बोलते थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और क्लियर कवर, क्लियर कवर, ठीक है। अब इफेक्टिव कवर देखिए, ये देखिए जो हमारा सेंटर होता है ना, ये स्टील बार्स वाला, ये बार्स हमारे, इसका सेंटर, इसके सेंटर से लेके बॉटम मोस्ट एज ऑफ बीम तक, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कवर। देखिए ये बेसिक है, बिल्कुल आपको मैं ध्यान से आराम से बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या लिखा, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। जो बार्स था उसके बॉटम से लेके ये बॉटम मोस्ट एज ऑफ, 1 मिनट, जो बार था उसके बॉटम से लेके बॉटम मोस्ट एज ऑफ बीम तक, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल कवर और क्लियर कवर। और जो ये हमारी बार्स है इसके सेंटर से लेके बॉटम मोस्ट एज ऑफ बीम तक, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कवर। बार्स के बॉटम से लेके बॉटम मोस्ट एज ऑफ बीम तक नॉमिनल कवर बोलेंगे, और बार्स के सेंटर से लेके ये हमारा जो बॉटम मोस्ट एज ऑफ बीम है उसको हम इफेक्टिव कवर बोलेंगे, ठीक है। आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए इफेक्टिव कवर की, मैं आपको बोलता हूँ, आप लिख लीजिए साथ साथ में, ठीक है। इफेक्टिव कवर की डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टील बार्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टील बार्स एंड द बॉटम मोस्ट एज ऑफ द बीम इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा नॉमिनल कवर किसको कहते हैं और इफेक्टिव कवर किसको किसको कहते हैं। मैं दोनों आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो हमारा डिस्टेंस है बिटवीन बॉटम ऑफ द बार्स टू द बॉटम मोस्ट एज ऑफ द बीम इज कॉल्ड द नॉमिनल कवर और क्लियर कवर। और जो हमारा डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ स्टील बार्स टू द बॉटम मोस्ट एज ऑफ द बीम, उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इफेक्टिव कवर कैसे निकालते हैं, ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं, वो जब हम थ्योरी लेक्चर देखेंगे उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। फिर आपको ये फिर से रिपीट होगा जब हम आरसीसी के लेक्चर पढ़ेंगे ना, ये फिर से आएगा, ये फिर से आपको और अच्छे से मैं कवर कराऊंगा। लेकिन मुझे इतनी गारंटी है कि इस डायग्राम के बेस के ऊपर आपको अब नॉमिनल कवर इफेक्टिव कवर क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला, जो हमारा नॉमिनल कवर का जो टेबल दिया हुआ था वो देखते हैं। अब डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया,
अब ये नॉमिनल कवर का कुछ टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको एक्सपोजर कंडीशंस दी हैं और उनके नॉमिनल कवर कंक्रीट कवर क्या होते हैं वो दिए हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहला है माइल्ड। माइल्ड के केस में जो नॉमिनल कवर होता है वो होता है हमारा 20 mm। मॉडरेट के केस में जो नॉमिनल कवर होता है वो होता है हमारा 30 mm। सीवियर के केस में जो नॉमिनल कवर होता है वो होता है हमारा 45 mm। उसके बाद वेरी सीवियर के केस में जो हमारा नॉमिनल कवर होता है वो होता है 50 mm। और एक्सट्रीम के केस में जो नॉमिनल कवर होता है वो होता है हमारा 75 mm। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला देखिए, नोट। नोट में क्या लिखा है? फॉर मेन रीइंफोर्समेंट अप टू 12 mm डायमीटर बार। जब मेन रीइंफोर्समेंट है अप टू 12 mm डायमीटर बार, फॉर माइल्ड एक्सपोजर द नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm। उस केस में हम नॉमिनल कवर को रिड्यूस कर सकते हैं बाय 5 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, माइल्ड और मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, पहले इसका बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं, फिर आपको मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, एग्जाम में पूछेंगे नॉमिनल कंक्रीट कवर बताइए इन केस ऑफ सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, उसका आंसर होगा 45 mm। अगर पूछ लें इन केस ऑफ एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन, उसका आंसर होगा 75 mm। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ जो ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एक कई एग्जाम में आया था कि सेम एज इट इज स्टेटमेंट दी थी, फॉर मेन रीइंफोर्समेंट अप टू 12 mm डायमीटर बार, फॉर माइल्ड एक्सपोजर द नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस बाय, तब हम नॉमिनल कवर कितना रिड्यूस करते हैं, बाय 5 mm। तो ये एक स्टेटमेंट में भी आया था कि आपको बोला था कि माइल्ड कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है, उसमें नॉमिनल कवर दिया है 20 mm। फिर आगे नीचे ये दिया था, ये स्टेटमेंट दी थी, अब उन्होंने बोला था कितना रिड्यूस होगा, तो ये 5 रिड्यूस होगा, तब उसका आंसर होगा 15 mm। ऐसे भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना फर्स्ट पॉइंट वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट डिवेट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर बाय +10 0 mm। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि जो कंक्रीट कवर है कितने से ज़्यादा डिवेट नहीं करना चाहिए, +10 से लेके 0 mm तक। ये आपको याद रखना है, सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, फॉर एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर, ठीक है, रिडक्शन ऑफ 5 mm में बी मेड। सीवियर और वेरी सीवियर में 5 mm की रिडक्शन हम मेड कर सकते हैं, हु वेयर कंक्रीट ग्रेड इज M35 एंड अबव, जहां पर कंक्रीट ग्रेड M35 एंड अबव होगा। अब इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये फर्स्ट वाला है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये PYQ है, ये आया भी हुआ है। लेकिन ये सेकंड और थर्ड भी आपको करना ही करना है, क्योंकि मैं आपको, देखिए, ऑलरेडी वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप कुछ नहीं करना है। जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ कि PYQ में कैसे पूछा हुआ है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप अब आपको नॉमिनल कवर इफेक्टिव कवर में अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा, और ये जो स्लाइड थी नॉमिनल कवर की, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी आगे, वो है हमारी मिनिमम क्लियर कवर की। अब मिनिमम क्लियर कवर, मैंने अभी आपको बताया क्लियर कवर को हम नॉमिनल कवर भी बोलते हैं, क्लियर कवर को क्या बोलते हैं, क्लियर कवर को नॉमिनल कवर भी बोलते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इनके कवर क्या क्या होते हैं देखिए, बीम, सॉरी सॉरी, सबसे पहले स्लैब। स्लैब के केस में जो हमारा मिनिमम क्लियर कवर होता है वो होता है हमारा 20 mm। अब बीम के केस में जो हमारा मिनिमम क्लियर कवर होता है 20 mm होता है, वो होता है हमारा एज पर IS 456/2000। अब एज पर SP34, ये भी एक कोड होता है, उसके केस में हम जो मिनिमम क्लियर कवर लेते हैं बीम का, वो 25 mm लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि IS 456/2000 के केस में 20 क्यों लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये टेबल में ले चलता हूँ जो अभी पढ़ा है। देखिए, देखिए क्या लिखा है, नॉमिनल कंक्रीट कवर इन नॉट लेस देन। अब हमारी सबसे पहली कंडीशन स्टार्ट कौन सी होती है, वो होती है माइल्ड। अब माइल्ड का जो हमारा कवर है वो कितना है, 20 mm। मतलब कि हमारा एज पर IS 456/2000 20 mm से नीचे कवर नहीं होना चाहिए। ये लिखा है ना, नॉमिनल कवर की कवर इन नॉट लेस देन 20 mm।
तभी हमने यहाँ पर IS 456-2000 का जो हमारा मिनिमम से मिनिमम क्लियर कवर है बीम के केस में, वो हमारा 20 mm है। ठीक है, ये देखिए टेबल में भी माइल्ड का जो सबसे पहला है वो 20 mm है, 20 mm से नीचे नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो जब एज पर IS 456-2000 पूछेगा तब 20 mm है, अगर एज पर SP 34 पूछेगा तब 25 mm है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन दोनों पॉइंट्स में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये आपको अच्छे से नोट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, अब हमारा थर्ड केस है कॉलम का। कॉलम का एक तो होता है कॉलम का एक तो होता है 40 mm। ठीक है, एक होता है कॉलम का 25 mm। ठीक है, उस केस में इन द केस ऑफ कॉलम जहां पर हमारी डायमेंशन होती है 200 mm या 200 से कम होती है, या रीइंफोर्सिंग बार एक्सीड नहीं करते 12 mm, उस केस में हम 25 mm यूज करते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ डिटेल में। देखिए, अगर हमारी जो डायमेंशन है ग्रेटर देन 200 mm है, ये आप कॉपी में ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और रीइंफोर्सिंग जो बार है वो एक्सीड कर रही है 12 mm से, उस केस में जो कॉलम का मिनिमम क्लियर कवर होगा वो होगा 40 mm। अगर हमारी जो मिनिमम डायमेंशन है 200 है, जो 200 से कम है, और जो हमारी बार है वो 12 mm से एक्सीड नहीं कर रही है, उस केस में जो मिनिमम क्लियर कवर होगा कॉलम के केस में वो होगा 25 mm। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आया था, मैच द फॉलोइंग के टाइप में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हमारी मिनिमम डायमेंशन 200 mm से ज़्यादा होगी और बार का जो बार होगी वो एक्सीड कर देगी 12 mm, उस केस में हम कॉलम का मिनिमम क्लियर कवर लेते हैं 40 mm। अगर हमारी जो मिनिमम डायमेंशन है वो 200 या 200 से कम है और जो हमारी बार है वो एक्सीड नहीं कर रही है 12 mm को, उस केस में हम जो लेंगे वो लेंगे 25 mm, जो हमारा कॉलम का मिनिमम क्लियर कवर होगा। आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। ये कॉपी में आप और अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से चार्ट बनाकर लिख लीजिए कि कॉलम की कौन सी कंडीशन में कब क्लियर कवर कौन सा आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है फुटिंग। फुटिंग में से ये क्वेश्चन तो काफी पॉपुलर है कि मिनिमम क्लियर कवर बताइए फुटिंग का कितना होता है, वो होता है 50 mm। ठीक है, आई होप मिनिमम क्लियर कवर का जो भी डाटा था जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है ये नॉमिनल कवर टू मीट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंस। देखिए, ये टेबल तो आपको पूरा एज इट इज याद करना ही करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ इस टेबल में से। देखिए, सबसे पहले तो आपको फायर रेजिस्टेंस दिया है 0.5 और 1 और 1.5 और 2 और 3 और 4 और। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल कवर बताइए इस पर फायर रेजिस्टेंस जब हमारा 2 और दिया है इन केस ऑफ सिंपली स्पोर्टेड बीम्स, तब उसका आंसर होगा 40। और ये क्वेश्चन PYQ है। ठीक है, अब पूछ लें आपसे कि बताइए फायर रेजिस्टेंस जब हमारा 3 और है तो नॉमिनल कवर बताइए इन केस ऑफ सिंपली स्पोर्टेड स्लैब, तब उसका क्या आंसर होगा, तब उसका आंसर होगा 45। तो ये टेबल में से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये टेबल आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, अगर इसमें से भी अगर आप इंपॉर्टेंट मेरे से पूछते हैं, जो PYQ मैंने देखे हैं खुद के एनालिसिस करके, ये जो बीम सेक्शन है और स्लैब सेक्शन है इन दोनों में से पूछे गए होंगे क्वेश्चन PYQ। एक ये 3 और फायर रेजिस्टेंस भी पूछा गया था, और ये पूछा गया था इसी का सिंपली सपोर्टेड स्लैब का। तभी ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से बताए। तो अगर इस पूरे टेबल में से आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, एक तो आपको तो मेरे ख्याल से करना ही करना है सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो एज पर PYQ मैंने देखा है, बीम्स और स्लैब्स इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि 1.5 और फायर रेजिस्टेंस है, नॉमिनल कंक्रीट कवर बताइए इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम्स, तब उसका आंसर होगा 20 mm। ठीक है, तो ये टेबल आपको ऐसे याद रखना ही रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये आपको पूरा अपनी कॉपी में बना लीजिए और ये आप याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है, तो आइए आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है हमारा टेंशन रीइंफोर्समेंट। देखिए, जो बच्चे अभी PYQ लगा रहे होंगे ना साथ साथ में, उन्होंने ये क्वेश्चन दोनों के दोनों
ये वाला भी और ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम में देखे होंगे। ये एग्जाम में आता ही ये क्वेश्चन, या तो न्यूमेरिकल बेस के ऊपर आते हैं या सीधा फॉर्मूला पूछते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन, जो हमारा मिनिमम एरिया होता है टेंशन रीइंफोर्समेंट का, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला दिया है, ए एस अपॉन बी डी अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 0.85 एफ वाई। ठीक है, ए एस होता है हमारा मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, बी होता है हमारा ब्रेथ ऑफ द बीम और द ब्रेथ ऑफ द डेप्थ ऑफ टी बीम, डी होता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, एफ वाई होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखिए एग्जाम में इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लेंगे कि बताइए मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन, तब आपको ये फॉर्मूला पूछा होगा, यहाँ कहीं में 0.87, 0.89, 0.90, 0.85 ऐसे लिखा होगा, तब आपका आंसर होगा ए एस अपॉन बी डी इक्वल टू 0.85 बाई एफ वाई। ठीक है, एक पूछेंगे आपको डाटा दे दिया, सपोज कीजिए आपको बी की ब्रेथ की वैल्यू दे दी, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू दे दी, एफ वाई की वैल्यू दे दी। अब आपको बोले मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट निकालिए, उस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इक्वल टू 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई, तब ये फॉर्मूला होगा। उस केस में हम इससे न्यूमेरिकल से आंसर निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी, एक तो आपको पूछ लेंगे जो हमारा सीधा फॉर्मूला, और एक तो न्यूमेरिकल जो डाटा गिवन होगा आपसे पूछ लेंगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट पहला है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जब हम पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे ना, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है, तब एस एस सी जेई का ही जो सॉल्व करेंगे हम, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। अभी हमने मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट देखा, अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। उस केस में वो हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए 0.04 बी। ठीक है, ये भी सिंपल दो तरीके से आता है। एक तो सीधा पूछ लेंगे द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड, तब उसका आंसर होगा 0.04 बी डी। ठीक है, पूछ लेंगे कि बी की वैल्यू दी होगी, डी की वैल्यू दी होगी, तो सीधा पूछ लेंगे बताइए जी मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना है, एक तो ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसमें एक चीज है जो बच्चे गलती करते हैं, देखिए इसमें जो डी दिया है ना, ये हमारा ओवरऑल डेप्थ है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कैपिटल डी है वो हमारा ओवरऑल डेप्थ है, जो ये स्मॉल डी होता है ना वो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये याद रखना जो यहाँ पर डी है ना वो ओवरऑल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है। तो ये आप याद रखना, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आई होप ये टेंशन रीइंफोर्समेंट के ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी। तो है ये हमारा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। अब हमने टेंशन रीइंफोर्समेंट तो पढ़ लिया, अब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के केस के ऊपर एक ही फॉर्मूला होता है, वो है हमारा मैक्सिमम एरिया। बताइए द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 BD। अभी हमने मैक्सिमम एरिया टेंशन रीइंफोर्समेंट का पढ़ा था, वो भी यही है, और मैक्सिमम एरिया कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का ये वो भी यही है। मतलब कि जो हमारा मैक्सिमम एरिया टेंशन रीइंफोर्समेंट का और जो मैक्सिमम एरिया कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 0.04 बी डी, दोनों का सेम फॉर्मूला है, मैक्सिमम एरिया कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट और मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो फॉर्मूले ही आपको याद रखने ही रखने हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइड फेस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसका क्वेश्चन कैसे बनता है फिर मैं वो आपको बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले देखिए, वेयर द डेप्थ ऑफ वेब इन ए बीम exceeds 750 mm, साइड फेस रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। देखिए पहले मैं आपको ये लाइन पढ़ा समझाता हूँ, जहां पर हमारा डेप्थ ऑफ द वेब, इसको DW से डिनोट करते हैं, एक्सीड करेगा 750 mm,
उस केस में हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे along the two faces अगर हमारा डेप्थ ऑफ द वेब ऑफ द बीम एक्सीड करेगा 750 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द टोटल एरिया ऑफ सच रीइंफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया। जो हमारा टोटल एरिया होगा ना इन रीइंफोर्समेंट का, वो 0.1% ऑफ द वेब एरिया एक्सीड नहीं करना चाहिए, एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस एट ए स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। ठीक है, इनमें से तीन क्वेश्चन बनते हैं इस पूरी लाइन में से। एक तो बनेगा ये कि जब हमारा डेप्थ ऑफ वेब इन बीम एक्सीड करेगा 750 mm, साइड फेस रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द वन फेस, एक ही फेस के अलोंग द टू फेसेस के अलोंग। एक तो ये बनता है। अब दूसरा पूछते हैं, वैल्यू पूछते हैं कि डेप्थ ऑफ द वेब बीम कितना एक्सीड होगा, तब हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे दो फेसेस के अलोंग, उसका तब आंसर होगा 750 mm। ठीक है, अब तीसरा पूछते हैं, बताइए टोटल एरिया ऑफ सच रीइंफोर्समेंट। सच रीइंफोर्समेंट कौन सी? साइड फेस रीइंफोर्समेंट। इसका टोटल एरिया कितने से लेस देन नहीं होना चाहिए, उसका आंसर होगा 0.1% ऑफ द वेब एरिया से लेस नहीं होना चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैक्सिमम स्पेसिंग बताइए साइड फेस रीइंफोर्समेंट की, तब हम बोलेंगे 300 mm और वेब थिकनेस इन दोनों का जो भी स्मॉल होगा, जो भी लेसर होगा। ये चार क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, एक ही जो पॉइंट था, एक ही पैराग्राफ था, उसमें से तीन चार क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, अब दो कंडीशंस हैं जो मैंने नीचे लिखी हैं, ये नोट के फॉर्म में। साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन, देखिए अब 750 mm कब आएगा और 450 mm कब आएगा, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जब हमारा बीम सब्जेक्टेड टू टोर्जन है, जब हमारा बीम सब्जेक्टेड टू टोर्जन है, ये स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, उस केस में हम डेप्थ ऑफ वेपन बीम एक्सीड होती है हमारी 450 mm। जब हमारा बीम नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन है, उस केस में हम 750 mm होता है। ठीक है, अब पूछ लें आपसे क्वेश्चन, व्हेन द डेप्थ ऑफ वेब इन ए बीम, ऐसे पूछ लेंगे कि डेप्थ ऑफ वेब इन बीम एक्सीड्स, या आपसे फिलअप दे देंगे व्हेन बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन। ठीक है, देखिए ऐसे आएगा क्वेश्चन कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन द डेप्थ ऑफ वेपन बीम एक्सीड्स, फिर फिलअप होगी व्हेन, अब आगे दिया होगा व्हेन बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन, अब उसका आंसर होगा 750 mm। अब पूछ लें कि जब हमारा डेप्थ ऑफ बीम एक्सीड करेगा, जब बीम सब्जेक्टेड टू टोर्जन होगा, तब उसका आंसर होगा 450 mm। ये जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा ना, तो पीवाईक्यू में जो एक स्टेटमेंट होती है ना, वो अच्छे से बताऊंगा। अभी मेरे को वो स्टेटमेंट रिमेंबर नहीं है कि कैसे एग्जैक्टली पूछा गया हुआ है, लेकिन लगभग ऐसे ही पूछा गया था। एक्सीड वाला जब बीम नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन है, जब बीम सब्जेक्टेड टू टोर्जन है। ठीक है, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि 750 और 450 वाला। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो ऐसे ही है, जब हमारा बीम सब्जेक्टेड टू टोर्जन है तब 450 mm है, जब बीम हमारा नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन है तब 750 mm है। ठीक है, ये जो पॉइंट है साइड फेस रीइंफोर्समेंट का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और ये पूरा जो जैसे मैंने एज इट इज बनाया है ना नोट बॉक्स में, और आप भी ऐसे ही बनाना। ठीक है, आप भी ऐसे ही बनाना, आपको और अच्छे से याद रह जाएगा ये। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेयर द डेप्थ ऑफ वेब इन बीम एक्सीड 750 mm, अब 750 mm कब आएगा, जब हमारा बीम नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन होगा, और 450 mm कब आएगा, जब बीम सब्जेक्टेड टू टोर्जन होगा। साइड फेस रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा, द टोटल एरिया ऑफ सच रीइंफोर्समेंट, कौन सी रीइंफोर्समेंट, साइड फेस रीइंफोर्समेंट, कितने से कम नहीं होना चाहिए, शैल बी नॉट लेस देन 0.1% of the web area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm or web thickness whichever is less। आप इसमें से पूछेंगे कि मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है साइड फेस रिइंफोर्समेंट की, वो है हमारा 300 mm, और वेब की थिकनेस इन दोनों में से जो भी लेसर वैल्यू होगी वो होगी हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग साइड फेस रिइंफोर्समेंट की। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक साइड फेस रिइंफोर्समेंट का अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मिनिमम सॉरी मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। अब इसका भी फॉर्मूला है। देखिए, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट measured along the axis of member shall not exceed 0.75 d for vertical stirrups।
एंड डी फॉर इंक्लाइंड स्टिरप्स एट 45 डिग्री where डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है हमारी शेयर इन्फोर्समेंट की इन केस ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स, वो हमारी एक्सीड नहीं करनी चाहिए 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ की। ठीक है। और इन केस ऑफ इंक्लाइंड स्टिरप्स वो हमारी एक्सीड नहीं करनी चाहिए इफेक्टिव डेप्थ की। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, इन नो केस शैल द स्पेसिंग एक्सीड 300 mm। किसी भी हालत में जो हमारी स्पेसिंग है वो 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए एज पर IS 456/2000 है। किसी भी हाल में हमारी जो स्पेसिंग है वो 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट तो बता दी, अब मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, ये एक मिनट वेट कीजिए, चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले वर्टिकल स्टीरअप्स का केस, ये आप अपनी कॉपी में एज इट इज नोट करना। एक तो जो मैंने थ्योरेटिकल बताया है वो आपको नोट करना ही करना है, एक ऐसे भी नोट कर लेना टेबल फॉर्म में, आपको याद रह जाएगा। दूसरा केस है हमारा इंक्लाइन स्टीरअप्स का। ठीक है। अब मैक्सिमम स्पेसिंग जो शेयर इन्फोर्समेंट की होती है वो कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, वो होती है हमारी 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ। अब इंक्लाइंड स्टीरअप्स के केस में हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो है हमारी इफेक्टिव डेप्थ। अब दोनों केसेस में जो हमारी स्पेसिंग है कितने से, मतलब कि कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो है हमारी 300 mm। मतलब कि स्पेसिंग किसी भी हालत में 300 से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला बन गया वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में, ये बन गया इंक्लाइंड स्टीरअप्स के केस में। अब सपोज कीजिए आपको इफेक्टिव डेप्थ की कुछ वैल्यू दी होगी, उससे आंसर आया 0.75 से मल्टीप्लाई करके 375 mm, तो नीचे आया 300 mm, क्योंकि स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। आप पूछ लेंगे आपसे कि बताइए मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी वर्टिकल स्टीरअप्स शेयर इन्फोर्समेंट की इन केस ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, तब आपका इन दोनों में से जो आंसर होगा वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, लीस्ट वैल्यू होगी जो, वो होगा हमारा 300 mm। क्योंकि पहली पॉइंट तो यही है कि हमारा 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग एक्सीड करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो 375 आया। अब सपोज कीजिए 375 की जगह यहाँ आता 225 mm और नीचे आता 300 mm। उस केस में हम मैक्सिमम स्पेसिंग क्या लेते, उस केस में हम मैक्सिमम स्पेसिंग लेते 225 mm। 300 mm तो हमारा क्राइटेरिया है ना कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी ना, वही हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग होगी शेयर इन्फोर्समेंट की इन केस ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स। सेम ऐसे है, इन दोनों की में से जो लेसर वैल्यू होगी वही हमारी होगी मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट इन केस ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप्स। सपोज कीजिए डी की वैल्यू आई 275 mm और नीचे वैल्यू दी है 300 mm। अब इन दोनों में से जो हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग होगी शेयर इन्फोर्समेंट इन केस ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप्स कितनी होगी, तो मैंने अभी आपको बताया इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी हमारा वो आंसर होगा, वो होगी हमारी 225 mm। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक तो फॉर्मूला वो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है। और एक जैसे ये न्यूमेरिकल पोर्शन में आ सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि थ्योरेटिकल में कैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल टाइप कैसे आ सकता है, वो भी मैंने आपको दोनों अच्छे से बता दिया। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। अभी हमने देखा मैक्सिमम शेयर इन्फोर्समेंट, अब मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। अब सेम एज इट इज है, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। देखिए इसका भी दो ही तरीके हैं, एक तो आपसे सीधा पूछ लेंगे बताइए मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तब ये है हमारा ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.875। दूसरा आपसे पूछ लेंगे ये आपको विड्थ की वैल्यू दी होगी, SV होता है हमारा स्पेसिंग, इसकी वैल्यू दी होगी, FY की वैल्यू दी होगी, वो पूछेंगे मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट निकालिए। ठीक है। तो तब हम आपको इसके फॉर्मूले के बिहाफ के ऊपर तब आपको मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट निकालनी है।
ठीक है। या कभी आपसे पूछ लेंगे कि जो एसवी की वैल्यू है वो निकालिए, आपको एएसवी भी गिवन होगा, तब एसवी की वैल्यू निकालनी है। तब कैसे निकालोगे आप? तब हमारा फॉर्मूला जैसे ए है, ए एस वी अपॉन बी एस वी इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.875। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हम एस वी को सेपरेट कर देंगे, बाकी सबको इधर उधर कर देंगे। अब हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा एस वी की वैल्यू निकालने का। अगर आपसे पूछ लें कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए, उस केस में क्या होगा? उस केस में 0.4, ये हमारा जो वैल्यू ये ऊपर चली जाएगी, वी एस वी डिवाइड बाय 0.8785, तब हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको एज इट इज याद रखना ही रखना है। जब भी आपसे पूछे मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला, तब आपको यही लगाना है फॉर्मूला। फिर अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा ना, और एक चीज आपको और याद होनी चाहिए कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे एएसवी है, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीयर ऑफ स्लैग्स इफेक्टिव इन शेयर। बी हमारा रिप्रेजेंट करता है ब्रेथ ऑफ द बीम और ब्रेथ ऑफ द वेब ऑफ फ्लैंज बीम। एंड एसवी हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टीयर स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। एफआई मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। फिर ही आप जो फॉर्मूला जो आपको डाटा दिया होगा क्वेश्चन में, आप तभी लगा सकते हो। कि सपोज कीजिए आपको एसवी दे दिया 300, आपको अगर पता ही नहीं है, सपोज कीजिए आपको स्पेसिंग दे दिया 300, अब आपको पता ही नहीं है कि एसवी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप तो फार्मूला लगा ही नहीं सकते फिर। ठीक है ना? तो इसलिए आपको जो जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए इस केस में। ठीक है। आई होप आपको मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट और मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, वो है हमारा, एक ये है मिनिमम रीइंफोर्समेंट का। अब ये स्लैब के थोड़े पॉइंट्स हैं, स्लैब के केसेस में ये पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, द माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन इन स्लैब्स शैल नॉट बी लेस देन। मिनिमम रीइंफोर्समेंट पूछ लेंगे आपको स्लैब के केस में, बताइए जब हमारी कंडीशन है माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, तब होगी 0.15 बी डी बाई 100। ये फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पर डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगर पूछ लें हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स, हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स कौन कौन सी है, मैंने आपको डेवलपमेंट लेंथ के केस में भी बताया था। FE415, FE500, अगर ये पूछ लें तब हमारा फार्मूला होगा 0.12 BD/100। तो यहाँ पर माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट की क्या थी, FE250। देखिए अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। आपसे पूछेंगे कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट बताइए स्लैब की इन केस ऑफ माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, मतलब कि माइल्ड स्टील की कंडीशन दी होगी, तब हमारी आंसर होगा 0.15 BD/100। आपको ये फॉर्मूला डाटा गिवन होगा, आपको ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। अगर पूछें बताइए जब हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स गिवन है, मतलब कि FE415 FE500 गिवन है, उस केस में क्या फॉर्मूला होगा मिनिमम रीइंफोर्समेंट का स्लैब के केस में, तब होगा हमारा 0.12 BD/100। ठीक है। अब मैक्सिमम डायमीटर जो हमारा स्लैब के केस में होगा, देखिए द डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। ये एक्सीड नहीं करना चाहिए डायमीटर कितने से, 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। आप पीछे स्टेट एई जेई के एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। और ये जो ये ऊपर दोनों पॉइंट है ना, ये भी काफी बार डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एई जेई एग्जाम में पूछे हुए हैं। इवन एसएससी जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट है हमारा टॉपिक स्लैब के केस में। अगर हमको माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट गिवन है FE250, तब इसका फॉर्मूला होता है 0.15 BD/100। अगर हमको गिवन है हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स का केस, मतलब कि FE450 और FE500, तब इसका फॉर्मूला होता है 0.12 BD/100। अब हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैक्सिमम डायमीटर। उस केस में इसका आंसर होता है कि जो डायमीटर ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड
1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब कि हमारा जो डायमीटर है रीइंफोर्सिंग बार का वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब के एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं वो बताता हूँ, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करेंगे। एक मिनट वेट कीजिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ इंपॉर्टेंट, अब आपको ये याद रखना है ये भी पॉइंट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम वो कल कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोर्जन रीइंफोर्समेंट। देखिए, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट पॉइंट है ये स्टेट एई के एग्जाम में आया था। ठीक है, किसी एक स्टेट का जो एई का एग्जाम हुआ था वहां आया था। मैं आपको एक बार मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया था इसमें से। द ट्रांसफर reinforcement for torsion shall be rectangular closed stirrups and placed perpendicular to the axis member. The spacing of stirrups shall not exceed the least of x1 plus y1 divided by 4 and 300 mm, where x1 and y1 क्या है, are respectively the short and long dimensions of the stirrup. अब क्वेश्चन पूछा गया था, टोर्जन रीइंफोर्समेंट मेंशन था, पूछा गया था बताइए द स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स शैल नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ एज इट इज, ये तीनों कंडीशन दी थी, चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द आंसर था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी पढ़ लेते हैं हम, हालांकि ये किसी एग्जाम में आई नहीं हुआ है, आई नहीं है तो, लेकिन ये आ सकती है एग्जाम में, ये पढ़ लेते हैं हम। देखिए, longitudinal reinforcements shall be placed as close as is practicable to the corners of the cross section, and in all cases there shall be at least one longitudinal bar in each corner of the ties। मतलब कि हर लॉन्गिट्यूडल बार में एक, मतलब कि एटलीस्ट वन लॉन्गिट्यूडल बार होनी चाहिए इन ईच कॉर्नर ऑफ द टाइज के, व्हेन द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द मेंबर एक्सीड 450 mm। अगर हमारे जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है मेंबर की एक्सीड कर गई 450 mm, एडिशनल लॉन्गिट्यूडल बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, शैल बी प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट एंड स्पेसिंग गिवन इन 26.5.1.3। ये क्लॉज मेंशन है, और ये हमारा जो क्लॉज है ना, ये हमारा है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ना साइड फेज रीइंफोर्समेंट, ये उसका क्लॉज है, साइड फेज रीइंफोर्समेंट। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है ये दोनों पॉइंट्स। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है पीवाईक्यू में, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, आई होप ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोर्जन रीइंफोर्समेंट का ये एक तरीके का थ्योरेटिकल डाटा है, ये आपको याद रखना है, ये रखना है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो मैंने मिनिमम रीइंफोर्समेंट का आपको बताया, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक दो वो भी देख लेते हैं। देखिए, अब जो हमारा अगला है पॉइंट है, ये है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने देखा है एसएससी जेई में, एसएससी जेई में इनमें से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। एज इट इज जो सारी की सारी स्टेटमेंट है एज इट इज आई हुई है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन रिइंफोर्सिंग बार्स। अब हमारी बार्स हैं ये, इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस shall usually be not less than the greatest of the following: the diameter of the bar if the diameters are equal, the diameter of the larger bar if the diameters are unequal, and 5 mm more than the nominal maximum size of coarse aggregate। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ना, जो जित मतलब कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दो पैरेलल रीइंफोर्सिंग बार का, हमारा इनमें से लेस नहीं होना चाहिए, इन तीनों का जो भी ग्रेटर वैल्यू आई उससे लेस नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए इसकी 25 mm वैल्यू आई, सेकंड की 20 आई, तो थर्ड की 15 आई। अब इन तीनों का हम ग्रेटेस्ट लेंगे, लिखा है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेटर वैल्यू का है 25 mm, मतलब कि 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है। अब इसका एग्जाम में एसएससी जेई में क्वेश्चन क्या आया था, एसएससी जेई में एज इट इज स्टेटमेंट दी थी कि बस चौथा पॉइंट था इसका ऑल ऑफ द अबव। तो इनका मतलब था कि सारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करती हैं जो हमने लिखी है, बिल्कुल करती हैं, तब हमने यहाँ पर ऑल द अबव टिक करना है। अब कैसे सेटिस्फाई करती हैं, अब यहाँ पर एसएससी ने कई बार पूछ लिया था कि डायमीटर ऑफ द बार इफ द डायमीटर ऑफ अनइक्वल, ये ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ द डायमीटर्स आर इक्वल, ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन एसएससी में जो क्वेश्चन आया था वो सेम एज इट इज स्टेटमेंट थी, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव,
इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अभी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाली स्टेटमेंट देखी। अब अगली है हमारी वर्टिकल डिस्टेंस वाली, वो पढ़ते हैं हम। देखिए, when where there are two or more rows of bars, the bars shall be vertically in line and the minimum vertical distance between the bars shall be, अब minimum, पहले हमने horizontal distance देखा, अब जब minimum vertical distance जो bars का, वो होना चाहिए 15 mm, 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट और द मैक्सिमम साइज ऑफ बार्स। ये तीनों पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। ये भी एसएससी में क्वेश्चन आया था, तब इसमें भी ऑप्शन था एक ऑल ऑफ द अबव, सेम स्टेटमेंट पूरी दी थी, तब इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए एक तो आपको पता है कि आईएएस कोड में काफी डाटा दिया हुआ है, आपको मैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, काफी पूरा अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो मेरे को लगता है वो आपको सब बताता हूँ। तो इनमें से आपको कुछ नहीं स्किप करना है, जैसे जैसे मैंने पॉइंट यहाँ लिखे हैं आपको भी ये लिखने हैं। आप एक दो बार इन पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे ना, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इनकी तीन कंडीशन है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार है, इनकी तीन कंडीशन है, ये अच्छे से पढ़ेंगे ना, या आपको जैसे जैसे आप डेली रिवाइज करेंगे आपको ये रिमेंबर रहेंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप ये भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमने काफी टॉपिक टॉपिक कवर कर लिए, तो हम कल अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो अब जो हमारे तीन पार्ट रह गए हैं हमारे आईएएस कोड के, तो 31 जनवरी तक हमारे जो तीनों पार्ट हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको मैंने बताया था, ये आपको याद रखना है, या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ये टेबल अच्छे से। ठीक है, तो 31 तक हमारा ये जो है हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तब हम एसएससी जेई 5 फरवरी को जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप जितना भी मैंने आज पढ़ाया है आप एक बार रिवाइज करना, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको अच्छे से वो डिटेल में फिर से बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप जब कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर जो अगला लेक्चर होगा मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।